कि हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। रैपिड फायर है। किसान तो सारे बड़े अमीर हैं, तो किसानों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? ये तो सारे अमीर किसान हैं। लेकिन बीजेपी को तो इतना बड़ा जनादेश मिला है। योगेंद्र यादव जी इतना मीठा कैसे बोल लेते हैं? नमस्कार योगेंद्र यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप अनशन पर हैं, आपको परेशान करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। अरे नहीं, अनशन में कहते हैं आत्मा थोड़ा शुद्ध हो जाती है। ठीक बात है। तो हम यहाँ पर हैं दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे NH48 पर। बड़ी बड़ी लंबी चर्चाएं आपके साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आज मैं यूथ रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ और जिसे हम कहते हैं कि हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। रैपिड फायर है। मैं फटाफट सवाल पूछूंगी। ये कॉफी विद योगेंद्र यादव जी से मान लीजिए, फटाफट सवाल करूंगी। एक्सेप्ट की कॉफी नहीं है। एक्सेप्ट की कॉफी नहीं है। हम अनशन पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ी क्रांति है। तो मैं फटाफट सवाल पूछूंगी और आपको संक्षिप्त से संक्षिप्त शब्दों में उनका जवाब देना है। अच्छा, मैं वकील हूँ लेकिन आज आपके साथ डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगी। तो मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग है, लेकिन वो लोग जो सवाल कर रहे हैं किसान मूवमेंट पर, उनके क्या सवाल हैं और वो सवालों के जवाब संक्षिप्त में क्या है वो मैं आपसे चाहूंगी। तो शुरुआत करते हैं कि किसान तो सारे बड़े अमीर हैं, तो किसानों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? ये तो सारे अमीर किसान हैं। आप आ क्यों नहीं जाते? इनकी अमीरी का हिस्सा आप भी बन जाइए और जैसे जैसे अमीर हैं वो बाकी सब लोग भी बन जाएं। एक बार इनके घर क्यों नहीं होके आ जाते? भारत के सर्वेक्षण के हिसाब से एक औसत किसान की मंथली इनकम 7,000 रुपए से कम। जी, ये जो किसान हैं ये तो बड़े मासूम हैं। इन्हें तो राजनीतिक लोगों ने और राजनीतिक दलों ने बहला फुसला दिया है। मतलब एडल्ट हैं कि बच्चे हैं? 5वीं कक्षा के बच्चे को बात कही जाती है, एक दिन बाद कहते हैं। 6 महीने तक बहला फुसला लिया। इसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं करोड़ों लोगों को इस तरह से बहला फुसला सकता हूँ। ये लोग क्यों नहीं कर लेते? ये किसान जो हैं ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी यहाँ घूम रहे हैं, देश का गृह मंत्री उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा? योगेंद्र यादव जी, लेकिन लोगों के बारे में सोचिए। लोगों को कितनी समस्या हो रही है। लोगों की समस्या क्या कहा, 5 जगह से रास्ते बंद पड़े हैं। क्या आपको बाकी देश की समस्या का कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा? तो आम जनता की समस्या का क्या? समस्या है, सच्ची समस्या है। हमने एक्चुअली पर्चा बांटा, वो यही कहता है हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। समस्या है और हम कोशिश कर रहे हैं जहां भी किसी तरह का इमरजेंसी हो, हमने कमिटमेंट दिया है, कोई इमरजेंसी हो, इस तरह की जरूरत हो, हम हाथ पे उठा के उनको ले जाएंगे, उनको पार करवाएंगे। लोगों की समस्या है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, हमारे लिए अस्तित्व का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों के सवाल है। आपके काम के लिए मैं बहुत इज्जत रखती हूँ, लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि योगेंद्र यादव जी तो सब जगह मिल जाते हैं, कभी CA NRC प्रोटेस्ट में मुस्लिम बन जाते हैं तो कहीं किसान प्रोटेस्ट में किसान बन जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है कि योगेंद्र यादव जी सब जगह कैसे पहुंच जाते हैं? CA NRC का जवाब बाद में दे दूंगा। बाकी किसानी का ये है, पास में जिला है रेवाड़ी, गांव है सारनवास। अगर किसी को चाहिए तो खसरा खतौनी नंबर भी अपने खेत का भेज दूंगा। 4 किले की जमीन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत सरकार के हिसाब से तो किसान है। और दूसरा, इस देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? चंपारण में। अगर इन लोगों का बस चले तो उससे भी पूछे कि गुजरात का वकील तुम चंपारण में क्या कर रहे हो? क्या इस देश में ये तर्क दिए जाएंगे? अच्छा, लेकिन बीजेपी को तो इतना बड़ा जनादेश मिला है, तो क्या तकलीफ हुआ यदि उन्होंने बिना वोटिंग कराए, बिना किसी से कंसल्ट किए ये कानून लेकर आए? भाई, उनकी पार्लियामेंट में इतनी बड़ी मेजॉरिटी भी तो है। तो नरेंद्र मोदी जी इमरजेंसी का विरोध क्यों करते? इमरजेंसी इंदिरा गांधी चुनाव पहले जीत के आई थी, उनके पास भी मेजॉरिटी थी, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया, तो फिर इन इमरजेंसी का विरोध क्यों करते? और हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि 5 साल में एक बार चुनाव होगा, जो पार्टी जीतेगी 5 साल जो मर्जी कर ले, फिर कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, बाकी सब चीजें बंद कर दीजिए, 5 साल जिसका जो मर्जी है कर ले।
और अगर इलेक्शन में जीतना अपने आप में अच्छा काम करने की गारंटी है तो भाई पहले 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया ना, तो बहुत अच्छा राज किया होगा। बीजेपी वाले रोते क्यों हैं? वो भी तो चुनाव जीता करते। अच्छा, योगेंद्र यादव जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है क्या? आम आदमी पार्टी से उनकी बनी नहीं, तो क्या अब वो एक व्यक्ति के रूप में खड़े हैं, एक संगठन के रूप में खड़े हैं? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है योगेंद्र यादव जी की? भारत की संविधान की प्रियम्बल, बस वो आइडियोलॉजी है, सब कुछ कह देती है जो कहने लायक है। इस देश के अंतिम व्यक्ति के लिए ये देश चलना चाहिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, वो सब शब्द कह देती है। उससे बड़ा कोई इज्म नहीं है। भारत का जो स्वधर्म है वो इस देश के संविधान की प्रियम्बल है, बस वही आइडियोलॉजी है। हम गोदी मीडिया हैं, हम प्रोटेस्ट पे आएंगे तो अपने एंकर्स को ये सख्त निर्देश दे देंगे कि योगेंद्र यादव जी का इंटरव्यू मत लीजिएगा। मीडिया से या मीडिया को योगेंद्र यादव जी से इतनी तकलीफ क्यों है या इतनी मिर्ची क्यों लगती है? मीडिया से नहीं, उन बेचारों को मैं दोष नहीं देता। वो पीछे जो चाबी चलाने वाले हैं उनको है। अमित शाह कहते हैं फोन करके कि किसानों के डेलीगेशन में कोई भी आ सकता है, योगेंद्र यादव नहीं आ सकते। पूछा क्यों? कहते पॉलिटिकल है। उन्होंने कहा लेकिन यहाँ तो 10 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल है। यहाँ तो हनन मौला है जो कि सीनियर मोस्ट सीपीएम के लीडर्स में से हैं। उन्होंने कहा वो सब ठीक है, योगेंद्र यादव नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम ऊपर चाबी वालों की है। कानून को समझाने के लिए गांव-गांव सरकार पैसा खर्च करके पर्चे बंटवा रही है। सरकारी अफसरों को कह रही है कि जाके लोगों को दरवाजे खटखटाओ और ये कानून समझाओ, लेकिन वो लोग जो इस कानून में तकलीफ क्या है ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। टेक्निकलिटीज में, लीगैलिटीज में, कॉम्प्लेक्सिटीज में घूम फिर जा रहे हैं। तीन बिंदुओं में 1, 2, 3 करके आम जनता को ये समझाइए कि ये कानून, काला कानून क्यों है योगेंद्र यादव जी? क्यों आपको, मुझको और हमारे जैसे लाखों लोगों को इस कानून में बहुत खराबी नजर आती है कि हम सिर्फ अब इसके रिपील पे नहीं मानेंगे। अब हम चाहते हैं कि सरकार कंप्लीट तरीके से इन कानूनों को जब तक ओवरऑल नहीं करती किसान नहीं मानेंगे। तो 3 बिंदु, इस कानून के साथ तकलीफ क्या है योगेंद्र यादव जी को? ये कानून देश की खेती को किसान के हाथ से हटा के कंपनी के हाथ में ले जाता है। यही एकमात्र दिक्कत है। ये कानून किसान को चारों तरफ से घेरते हैं। अगर ये कानून चलेंगे, सबसे पहले होगी मंडी बंद। मंडी बंद तो किसान को जो एमएसपी जो थोड़ी बहुत मिलती है वो बंद। अगर ये दोनों बंद होते हैं तो देर सवेर राशन की व्यवस्था बंद। ये होता है तो उसके बाद किसान की किस्मत कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंद। और इस देश में जमाखोरी और कालाबाजारी के ऊपर जो भी कोई सीमाएं लगी हैं वो सीमाएं बंद। किसान को सस्ती बिजली बंद और पराली के किसान में किसान खुद जेल के अंदर बंद। तो ये 7 तरह की बंदियां हैं और इस बंदी से बचने के लिए किसान ने अब कर ली अपनी मुट्ठी बंद। जी, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि देखिए ये किसान कानून जो लाया, मैं पहली बार तो लाया नहीं, इसका तो लंबा इतिहास है, कई चीज़ों को गलत भी बताते हैं, तो इसका लंबा इतिहास है। तो क्या बीजेपी ही पूरी गलती में है या बाकी पार्टीज ने भी जो है किसानों के लिए खासा कुछ करा नहीं है? इस देश में आज तक एक भी सरकार किसान हितैषी नहीं रही है। ये पिछले 70 सालों से जिन्होंने राज किया उन्होंने भले चंगे किसान को अस्पताल में मरीज बना दिया। बीजेपी की उपलब्धि है कि उसने मरीज को आईसीयू तक पहुंचा दिया। कांग्रेस की जरूर एक नहीं 50 कमियां हैं, जरूर उसका जिक्र हो, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ने नहीं किया इसलिए मैं भी नहीं करूंगा, अरे भाई कांग्रेस को तो कान पकड़ के लोगों ने निकाल दिया, अब आप क्यों नहीं करेंगे? इस पे बात होनी चाहिए। योगेंद्र यादव जी प्रोफेसर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, थिंकर हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? लोगों के साथ अनशन पर क्यों बैठे हैं? क्या योगेंद्र यादव जी को सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है? इसके 2 अलग पक्ष हैं। एक है संवैधानिकता, ये कानून संवैधानिक है या नहीं, उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा, करना चाहिए। जल्दी कर दे तो बहुत अच्छा होगा, सुनवाई कर ले। दूसरा है ये कानून किसान के लिए अच्छा है या नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं है, ये मेरा और मेरे प्रतिनिधियों का काम है। इसके बीच में कोई कोर्ट कचहरी में नहीं करना चाहता। किसान को आज तक कुछ भी मिला है किसी कोर्ट कचहरी से नहीं मिला, किसान को संसद से भी नहीं मिला, सिर्फ सड़क से मिला है। उस सड़क पे जहाँ हम बैठे। लेकिन किसान तो इतने सारे हैं, कोई राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, कोई मध्य प्रदेश का है। सारे किसानों की जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत अलग अलग है, और फिर किसान संगठन भी तो इस देश में इतने सारे हैं। तो क्या किसान वाकई में एकजुट हैं या किसानों की भी अलग अलग आवाज़ें हैं?
ये ऐतिहासिक काम मोदी जी ने करवा दिया, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल सच कह रहे हैं, इतने अलग अलग हैं, सैकड़ों संगठन है, हजारों संगठन है। मोदी जी 3 कानून लाए जिससे सारे संगठन एक हो गए। 400 से ज्यादा संगठनों ने कॉल दिया था दिल्ली चलो का, एक भी संगठन नहीं टूटा है उनमें से अभी भी। सरकार ने सब कर लिया। पता नहीं किस किस गड्ढे से किसान नेताओं को निकाल के लाए हैं, किस किस फाइल से लेटर हेड निकाल के लाए हैं, जिसको पड़ोसी नहीं जानता उसको किसान नेता बना रहे हैं। लेकिन हमारे 400 में से एक संगठन नहीं टूटा है। ऐसी एकता देश ने देखी नहीं। इसलिए मोदी जी थैंक यू। अच्छा, किसान अनशन के लिए इतने सारे लोग बैठे हैं, महिलाएं कहाँ हैं? क्या योगेंद्र यादव जी के साथ महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं? ये हमारी कमजोरी है, महिलाएं कम है। हालांकि दूसरे दिन यहाँ पे जो अनशन हुआ था वो केवल महिलाएं बैठी, 11 महिलाएं बैठी। ये बात सच है कि खेती में 70% काम औरतें करती हैं और लीडरशिप में मूछ दाढ़ी वाले आदमी आ जाते हैं। आंदोलन में आ रही हैं, आज भी आई, लेकिन ये पूरे किसान आंदोलन की कमी है, इसे हमें ठीक करना है। योगेंद्र यादव जी, बेरोजगारी जो इस देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो मैं जो पढ़ा लिखा यूथ हूँ इस देश का, मेरे परिवार में कोई किसान नहीं है या होगा भी तो बहुत दूर कहीं का होगा, तो मैं योगेंद्र यादव जी के साथ अपना समय लगाकर पैसे ना कमाकर आके क्यों इस प्रोटेस्ट में खड़ी हो जाऊं? 3 टाइम खाना कहाँ से आता है? कोई तो काम करता है। वो किसान जो कि आज से 70 साल पहले 33 करोड़ लोगों का पेट भरते थे, आज 137 करोड़ का पेट भर रहे हैं, जबकि उनका पेट छोटा होता जा रहा है। उसके साथ नहीं खड़े होंगे, अगर आज नहीं खड़े होंगे कल को हमारी डिनर टेबल पे खाना कौन लाएगा? किसान के साथ खड़ा होना, अपनी टेबल को बचाना। और हर हिंदुस्तानी के अंदर कहीं ना कहीं कोई किसान, थोड़ा सा खुरच लीजिए, पापा नौकरी कैसे लगे थे, ताऊ जी ने क्या किया था, दादाजी आड़ती थे या नहीं थे, हर हिंदुस्तानी 1-2 लेयर निकाल दीजिए, उसके नीचे किसान होता है। इसलिए जो योगेंद्र यादव जी, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात किसान कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये जो न्यूनतम प्राइस है ये कैलकुलेट कैसे हो? मानिएगा कि किसान ने जो बीज लगाया, जो सिंचाई का पैसा, जो ट्रैक्टर ट्रॉली चलाई, क्या वो सबका पैसा न्यूनतम प्राइस में डिसाइड होगा? तो किसान क्या ये भी बता पा रहे हैं कि हम ये तो कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड हो, लेकिन ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन कैसे होगा? ये किसान को करने की जरूरत नहीं है, स्वामीनाथन कमीशन ने कर दिया था, नेशनल फार्मर्स कमीशन भारत सरकार ने किया था। उसने फॉर्मूला फिक्स किया था, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50%, यानी कि किसान की सिर्फ उसकी लागत होनी जो जेब से दी है, जैसा व्यापार में या बिजनेस में होता है, अपनी दुकान चाहे पापा की दुकान है उसका किराया भी उसमें शामिल होता है, वो शामिल करते हुए जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, जिसको टेक्निकली C2 बोला जाता है, उसका 1.5 गुना करने की बात है। किसान सिर्फ ये कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन लागू करो, मतलब स्वामीनाथन कमीशन का वो जो फॉर्मूला था कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का 1.5 गुना वो दाम मिलना चाहिए। तो दिक्कत ये है, ना तो सरकार वो करती है और जो चीज सरकार डिक्लेयर भी करती है वो भी किसान को नहीं मिलता। आखिरी 3 सवाल, योगेंद्र यादव जी, क्या आपको लगता है कि इस देश में ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं गांधीगिरी के नाम पर, अहिंसा के नाम पर, इतने लाखों लोग जुड़ गए हैं, क्या योगेंद्र यादव जी इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है ये अहिंसा के ही पथ पे चलेगा? अगर सरकारी एजेंसियां कुछ ना करें तो हम गारंटी दे सकते हैं। सरकारी एजेंसियों की गारंटी हम नहीं दे सकते। 2 महीने तक पंजाब पूरा बंद रहा, एक पत्ता नहीं उठा। वहां से पंजाब के बैरियर को तोड़ते हुए किसान यहाँ तक आए, एक पुलिस वाले को छुआ तक, 1 महीने से बैठे, एक भी वायलेंस का किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं। बस मेरे इतना ही दुआ है, हमारी गारंटी हम लें, सरकारी एजेंसियों की जिम्मेवारी मोदी जी ले ले तो कितना अच्छा होगा। इस पूरी कहानी में, पूरे किसान प्रोटेस्ट मूवमेंट में, क्या योगेंद्र यादव जी आरएसएस और बीजेपी को बिल्कुल एक जैसा देख रहे हैं या कहीं इसमें कुछ इनको 2 अलग अलग नजरियों से देखने की जरूरत है? क्या आरएसएस का भी उतना ही रोल है जितना बीजेपी का है? आरएसएस को इसमें कैसे देखा जाए? सच बात यह है कि आरएसएस का किसान संगठन जो है, भारतीय किसान संघ, उसने शुरू में इन कानूनों का विरोध किया। आज भी वो टीवी पे बोलते हैं कि हमारे से राय नहीं ली गई, हमसे पूछा नहीं, लेकिन बाद में नागपुर से फोन आ गया होगा कि नहीं इसको थोड़ा, तो आजकल किंतु परंतु की भाषा में बोलते हैं। ज्यादा उनको प्रेस करो, इस कानून में क्या अच्छा है, तो कहते हैं भाई कानून है, कुछ तो अच्छा इसके अंदर भी होगा।
वो ऐसा बोलते हैं, तो जिस दिन किंतु परंतु छोड़ देंगे उस दिन सच्चाई के रास्ते पे वो भी आ जाएंगे। ये देश किस राह पे चल पड़ा है? क्या ये किसान आंदोलन केवल किसान आंदोलन है या एक बड़ी विचारधारा की लड़ाई है? और यदि विचारधारा की लड़ाई है तो योगेंद्र यादव जी दर्शकों को बताइए ये विचारधारा क्या है जिसके लिए आज आप यहाँ अनशन पर बैठे हैं? आज ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, किसानों का धरना प्रदर्शन नहीं है। आज आप देखिए ये कुंभ है, ये मेला है, ये एक तरह का जन आंदोलन बन चुका है। तमाम लोग, डॉक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, वकीलों के 4 डेलीगेशन आज आ चुके हैं, मिडिल क्लास के लोग आ रहे हैं। ये भारत अपनी आत्मा की खोज में है। ये अब 3 कानूनों से भी ऊपर चला गया है। भारत अपने स्वधर्म को ढूंढ रहा है। कैसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं उसका फैसला होगा। क्या वो हिंदुस्तान बनेगा जिसके अंदर किसान नौकर बन जाएंगे, कंपनियां राज करेंगी, वो हिंदुस्तान हमें चाहिए? या वो हिंदुस्तान जिसमें किसान खड़े होकर हिम्मत से अपना भाग्य खुद डिसाइड करेंगे? ये देश एक अलग रास्ते पे चलेगा। तो मैं समझता हूँ ये आंदोलन अब इस देश के भविष्य की राह का आंदोलन बन गया है। हम कहते हैं भारत माता की जय। वो भारत माता की छवि कैसे बदलेगी? मेरे लिए भारत माता वो कैलेंडर वाली माता नहीं है। मेरे लिए भारत माता वो है जो धान रोपती हुई औरतें जिनकी कमर टूट जाती है वो करते हैं। वो औरतों की जो तस्वीर देखता हूँ वो भारत माता है। तो हम भारत माता को ढूंढने का संघर्ष है। ये भारत का स्वधर्म ढूंढने का संघर्ष है। ये भारत का भविष्य निर्माण करने का। और चलते चलते ये एक सवाल स्पेशल रिक्वेस्ट पे आया है कि योगेंद्र यादव जी इतना मीठा कैसे बोल लेते हैं जब उनके सर पे डंडे भी पड़ रहे होते हैं, जब वो अर्नब गोस्वामी के शो पे भी जाते हैं, तो इतनी पेशेंस, इतनी मिठास योगेंद्र यादव जी कहाँ से लाते हैं? 3-4 दिन पहले मेरे पिताजी का दिन है। अगर आप उनको देखते हैं तो आपको समझ आता है इसमें मेरा कुछ नहीं, सब कुछ होता है। जो लोग आज मुझे देख रहे हैं, ये मेरी पहली मुलाकात है योगेंद्र यादव जी से। आप उनकी पॉलिटिक्स से रजामंदी रखें या ना रखें, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ इनके साथ बैठकर, काश कोई तरीका होता कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक वो एनर्जी मैं पहुँचा सकूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, रैपिड फायर है। किसान तो सारे बड़े अमीर हैं, तो किसानों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? ये तो सारे अमीर किसान हैं। लेकिन बीजेपी को तो इतना बड़ा जनादेश मिला है। योगेंद्र यादव जी इतना मीठा कैसे बोल लेते हैं